नमस्कार। और इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है। हम बात करेंगे कि कैसे 2026 की इस तेजी से खंडित होती दुनिया ने भारत को महज एक उभरते हुए बाजार से एक प्रमुख वैश्विक शक्ति यानी एक पिवटल पावर में तब्दील कर दिया है। कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इन तीनों मोर्चों पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। खैर, सीधे एजेंडे पर आते हैं। आज मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर बात होगी। पहला, एक खंडित दुनिया की सच्चाई। दूसरा, सीमाओं पर तनाव और सैन्य प्रतिरोध। तीसरा, ऊर्जा संकट और समुद्री सुरक्षा। चौथा, भू-आर्थिक लचीलापन और तकनीक। और पांचवा, बहुध्रुवीय व्यवस्था को आकार देना। ये सैन्य, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग दिखने वाले मुद्दे असल में एक ही बड़ी रणनीतिक तस्वीर के अलग-अलग हिस्से हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं 2026 की भू-राजनीतिक वास्तविकता को। बहुपक्षवाद के बिना बहुध्रुवीयता। ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 का ये वाक्य बहुत कुछ कह देता है। जरा सोचिए, दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ साल पहले हुआ करती थी। पारंपरिक कूटनीति के ढांचे टूट रहे हैं और उनकी जगह सीधे टकराव, आर्थिक दबाव और टुकड़ों में बटे गठबंधनों ने ले ली है। दुनिया में अब कई ताकतें हैं, लेकिन वो मिलजुल कर काम नहीं कर रही हैं। अब इस नई दुनिया में एक शब्द बार बार सामने आता है, मल्टी अलाइनमेंट या बहुगठबंधन। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक गुट में बंधने के बजाय अपनी शर्तों पर अलग-अलग समूहों के साथ काम करना। जैसे कि अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड और चीन रूस के नेतृत्व वाले ब्रिक्स प्लस दोनों के साथ तालमेल बिठाना। इसका मकसद एकदम साफ है, अपनी आज़ादी बनाए रखना और अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर के झटकों से बचाना। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर चल रहे तनाव और उससे निपटने की रणनीतियों की। अगर हम पूर्वी सीमा को देखें तो वहां हालात काफी बदल चुके हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जो भारी तनाव था वो 2025-2026 तक आते आते एक अजीब सी स्थिति में बदल गया है। सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार भले ही फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर शांति नहीं है, बल्कि एक सशस्त्र सह अस्तित्व है। मतलब दोनों देशों की सेनाएं भारी हथियारों के साथ बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि विवाद अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। ये एक बुनियादी ढांचा युद्ध यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बन चुका है। LAC पर पूरी तरह से सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है वो इसी होड़ का नतीजा है, जहां दोनों ही पक्ष अपने अपने निर्माण कार्यों को तेज कर रहे हैं। उधर पश्चिमी सीमा पर मई 2025 में जो छोटा लेकिन बेहद तीखा संघर्ष हुआ, उसने आधुनिक युद्ध का एक नया चेहरा दुनिया के सामने रखा। इस दौरान ड्रोन और नई तकनीकों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के जवाबी हमले ने एक नया कॉन्सेप्ट पैदा किया, जिसे मौन प्रतिरोध या साइलेंट डिटरेंस कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब बयानबाजी से ज्यादा हर हमले का कड़ा और खामोश सैन्य जवाब दिया जाता है। इस सैन्य प्रतिरोध का सीधा असर कूटनीति पर भी दिखा। अप्रैल 2025 में ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। नियमित डेटा साझा करना बंद हो गया और पाकलदुल, कीरू और रातले जैसी पश्चिमी नदी परियोजनाओं के निर्माण में जबरदस्त तेजी ला दी गई। 2026 के अंत तक जल विद्युत क्षमता में 46% वृद्धि का अनुमान है। यानी अब पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बेहद मजबूत रणनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, जो कि ऊर्जा संकट और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा है। 2026 में ऊर्जा बाजार का जो उतार चढ़ाव दिखा वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। दिसंबर 2025 में टैरिफ के कारण रूसी कच्चे तेल की खरीद घटी, लेकिन फिर फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया। मार्च आते आते हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे वैश्विक सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मई 2026 में खुद अमेरिका को रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट देनी पड़ी। ये स्थिति कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि युद्ध की आग बिल्कुल घर के दरवाजे तक आ पहुंची। 4 मार्च 2026 को मिलन अभ्यास के ठीक बाद अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ने श्रीलंका के तट से सिर्फ 44 समुद्री मील दूर एक ईरानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया। इस एक घटना ने हिंद महासागर में सीधे तौर पर युद्ध ला खड़ा किया। ये समुद्री उथल पुथल कोई छोटी बात नहीं है। इसके चलते भारत से लेकर यूरोप तक व्यापार को आसान बनाने वाले महत्वाकांक्षी
भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC के बुनियादी ढांचे पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। ऐसे अभूतपूर्व युद्ध के समय में अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच हिंद महासागर में संतुलन बनाए रखना एक बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण काम बन गया है। अब आते हैं चौथे भाग पर। बाहरी दुनिया में मचे इस बवाल से निपटने के लिए आंतरिक अर्थव्यवस्था और तकनीक को कैसे मजबूत किया जा रहा है, आइए इसे समझते हैं। 18 बिलियन डॉलर यानी 18 अरब डॉलर, ये महज एक संख्या नहीं है। ये वो विशाल रणनीतिक पूंजी है जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में झोंका गया है। लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, तकनीकी संप्रभुता हासिल करना, भविष्य की तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए किसी भी दूसरे देश पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना। असल में शून्य से एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है। टाटा का धोलेरा मेगा फैब हो, माइक्रॉन की फैसिलिटी हो या फिर 12 नैनोमीटर नोड्स वाले स्वदेशी AI चिप्स का निर्माण, ये सब चाइना +1 रणनीति का हिस्सा है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन का विकल्प ढूंढ रही हैं और इसी मुहिम के तहत घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने की एक पुख्ता तैयारी चल रही है। तो ये महज एक उभरता हुआ बाजार नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक विश्वसनीय और वैकल्पिक सप्लाई चेन हब बन चुका है। ये आंतरिक तकनीकी क्रांति देश को आर्थिक रूप से एक अभेद्य किले में बदल रही है, ताकि दुनिया में चाहे जो हो, अंदर का सिस्टम बिना रुके चलता रहे। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2026 की इस रिपोर्ट के मुताबिक PLI योजनाओं में 22 बिलियन डॉलर का निवेश आया है, 12 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं, 2.6 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड रक्षा निर्यात हुआ है और गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। ये साफ दिखाता है कि बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। अंत में 5वें और आखिरी भाग पर नजर डालते हैं, बहुध्रुवीय व्यवस्था को आकार देना और वित्तीय स्वायत्तता हासिल करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। पारंपरिक स्विफ्ट प्रणाली पर पश्चिमी देशों का दबदबा है, जहां प्रतिबंधों का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन इसके समानांतर ब्रिक्स CBDC ब्रिज लाया जा रहा है। ये डिजिटल मुद्राओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो देशों को अपनी अर्थव्यवस्था और मुद्रा पर पूरा नियंत्रण देता है, ताकि वे बाहरी दबावों से मुक्त रह सकें। ये बदलाव जमीन पर भी दिखने लगा है। पश्चिमी डॉलर प्रणाली के बाहर पहले से ही 55 बिलियन डॉलर का भारी लेन देन हो रहा है। हालांकि इसमें 95% हिस्सेदारी चीन के डिजिटल युआन की है। ऐसे में चुनौती इस बात की है कि इस नई प्रणाली में विविधता लाई जाए, ताकि किसी एक देश का एकाधिकार न रहे और एक सही मायनों में संतुलित व्यवस्था बन सके। जाहिर है, इस पूरी व्यवस्था को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही गहरी और कठोर योजना की जरूरत होती है। रणनीतिक आज़ादी सिर्फ सोचने से नहीं मिलती। इसके लिए एक ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करना पड़ता है जो विकासशील देशों के हितों की रक्षा कर सके और वैश्विक वित्त में एक नया संतुलन ला सके। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। सैन्य झटकों, ऊर्जा संकट और दुनिया के इस ध्रुवीकरण के बीच एक स्थिरता के केंद्र के रूप में उभरना यकीनन एक बड़ी बात है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा बट रही है, क्या ये मल्टी अलाइनमेंट और संतुलन की रणनीति आगे भी लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी।